कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फिजिक्स में कहां से शुरुआत की थी? हम लोगों ने चार्जेस से शुरुआत की थी। Q इक्वल्स टू एनी हम लोगों का पहला रिलेशन पढ़ा था, जिसमें Q क्या था हमारा, रिवाइज करो, टोटल चार्ज, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q यहां पर टोटल चार्ज है। ये हम लोगों का फर्स्ट रिलेशन था। सेकेंड रिलेशन हम लोगों का क्या था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब I इक्वल्स टू क्यू बाई टी में क्या था, I जो है आपका वो करंट था, Q टोटल चार्ज था, टाइम जिस टाइम में ये करंट पूरे सर्किट में, मतलब ये चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, और जितना जल्दी चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों ने सेकेंड रिलेशन में I इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा था, जिसमें I हमारा करंट था, Q हमारा टोटल चार्ज था, और T हमारा टाइम था। हम लोगों ने ये बात भी जानी थी कि अगर हम चार्ज को कांस्टेंट कर दें, इस सेकेंड रिलेशन में अगर हम Q को कांस्टेंट कर दें, तो Q कांस्टेंट होने पे करंट और टाइम के बीच इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, यानी कि जितना टाइम कम होता जाएगा उतना करंट बढ़ता जाएगा। अगर सेम चार्ज, किसी माइन्यूट मैग्नीट्यूड का चार्ज भी, बहुत कम चार्ज को भी अगर आपने फ्लो करा दिया किसी सर्किट में और बहुत कम टाइम में फ्लो करा दिया, तो जैसे जैसे आप टाइम कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने यूनिट्स पढ़े थे। Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। किससे रिप्रेजेंट करते थे, C से। I यानी करंट का यूनिट क्या होता है, Q यानी टोटल चार्ज का यूनिट कूलम है, I यानी करंट का यूनिट एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते थे। अब उसके बाद थर्ड वाला हमारा रिलेशन क्या था, थर्ड रिलेशन में हम लोगों ने सीखा था V इक्वल्स टू W बाई Q, जहां पर V क्या हुआ करता था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V को बोलते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा वोल्टेज के रूप में यूज किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। फिजिक्स में भी वोल्टेज वर्ड आप यूज कर सकते हो। W क्या था, हम लोगों का वर्क डन था, और Q क्या था, वो तो टोटल चार्ज है ही। तो V इक्वल्स टू W बाई Q हमारा थर्ड रिलेशन था। इसमें वोल्टेज का ऐसा यूनिट, थर्ड चीज हमने क्या सीखी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका ऐसा यूनिट इज वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है वोल्टेज का। अब V इक्वल्स टू W बाई Q रिलेशन में हम लोगों ने क्या और बात सीखनी है, हम लोगों ने सीखना है कि मान लो कोई A पॉइंट है और कोई B पॉइंट है। अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाया जा रहा है, मान लो 2 कूलम ऑफ चार्ज को लेके जाया जा रहा है, और उस 2 कूलम ऑफ चार्ज पे आप 30 जूल्स का वर्क डन करते हो, तो वो उस 2 कूलम ऑफ चार्ज में वो वर्क डन स्टोर हो जाता है। उस 2 कूलम ऑफ चार्ज में वो वर्क डन स्टोर हो जाता है, और उस वर्क डन का स्टोर होना इसमें एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिसको हम लोग V इक्वल्स टू W बाई Q से निकालते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि 2 कूलम का चार्ज 30 जूल्स के वर्क डन पर A से B पे गया है, तो यहां पर 30/2 यानी 15 जूल्स पर कूलम का वोल्टेज डेवलप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, और जूल्स पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। यानी 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस A टू B पॉइंट में आ गया, और जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है वो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोगों को 3 इससे जो ऐसा यूनिट सीखे हम लोगों ने, एक कूलम, इस कूलम को डिफाइन करना आता है। एक ऐसा यूनिट सीखा हम लोगों ने एम्पियर, तो 1 एम्पियर डिफाइन करने को आता है। तीसरा सीखा वोल्ट, तो ये तीनों ऐसा यूनिट्स डिफाइन करने को आते हैं। तो 1 कूलम वो चार्ज है जिसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं इसको, व्हेन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स are moving in a circuit, then the total charge in the circuit is 1 coulomb. एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, एम्पियर हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, एम्पियर इज आपका व्हेन, एम्पियर का हम लोग फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई डी यूज करेंगे, तो I इक्वल्स टू Q बाई डी से कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लो इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, V इक्वल्स टू W बाई Q वाले फॉर्मूले से। तो वोल्ट को डिफाइन करेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, then the potential difference
बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब इन 3 यूनिट्स को डिफाइन करने के साथ हम लोगों को एक और शब्द पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग शब्द होते हैं, सबको याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग शब्द होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम लोगों ने वोल्टेज के रूप में सीखा है, और हम लोग जो आगे भी पूरे चैप्टर में यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शब्द को ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ फॉर्मली हमें सीखने के लिए है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी का सिंबल लेटा हुआ 8 होता है, याद है ना? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ नोन पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वंस अगेन डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द नोन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन नोन पॉइंट टू अनदर नोन पॉइंट। देखो सिर्फ इतना सा अंतर है, amount of work done in moving a unit charge from infinity to the known point is called electric potential, और amount of work done in moving a unit charge from one known point to another known point is called electric potential difference। अभी हम लोगों ने रिवाइज किया था पिछले बार में, जो फर्स्ट 4-5 पेजेस में था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट वर्ड रिवाइज नहीं किया, राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, है ना? और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहां से दिखाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव से चार्जेस का फ्लो दिखाते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है, नेगेटिव से चार्जेस फ्लो करते हैं, और चार्जेस को हमें रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट पे हम लोग वेरियस इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिंबल मैंने तुम लोगों को जनरल में क्या सिखाए थे? एक बल्ब सिखाया था, एक तुमसे कहा था स्विच, और स्विच में ऑन के लिए बीच में डॉट लगाना है, ऑफ के लिए डॉट हटा देना है, राइट? और बल्ब, स्विच, सेल, और कौन सा सीखा था हम लोगों ने? एक एमीटर सीखा था जो सीरीज में लग जाता है। अब तो तुम लोग खैर काफी पढ़ चुके हो, तो और भी सिंबल्स लगा सकते हो। ये हमारा एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। एमीटर नहीं भी लगाओगे तो एक बल्ब का लगाना, एक स्विच का लगाना, एक सेल का लगाना, ये सबसे छोटा सर्किट है। चलो मैं पहले इमेज में सबसे छोटा सर्किट ही बनाता हूँ, एमीटर भी हटा देता हूँ। तो दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपसे कहा जाता है ड्रॉ अ सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये आपका सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसका एक क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ है। इस बटन से इस बल्ब को ऑन ऑफ किया जा सकता है। चलो अब हम लोग जरा इलेक्ट्रिक सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक सिंबल्स में हम लोगों ने एक सिंबल तो रेजिस्टेंस का सीखा था, है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टर्स बोलते हैं, और रेजिस्टर्स को कैलकुलेट करना भी सीख चुके हैं। एक हम लोगों की वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में सीखा था। वेरिएबल रेजिस्टर्स का एक एरो लगा देते हैं, या फिर वेरिएबल रेजिस्टर के लिए एक और हमारे पास तरीका है, क्या रिप्रेजेंट करना? एक ऐसे एरो रिप्रेजेंट करके ऐसे शो कर देना। ठीक है, ये हम लोगों को वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तुमने इस तरफ से लगाया है या तुमने इस तरफ से लगाया है, दोनों में से किसी भी तरफ से लगा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुमने रजिस्टर को ऐसे एरो से काटा है या इस तरह का एरो लगाया है, तो दैट इज वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टैट का काम करेगा। और वो रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकने के लिए होता है। और जो ऊपर लगा ये फिक्स रेजिस्टर होता है, 2 ओम का है तो 2 ही ओम का रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने कौन से इलेक्ट्रिक सिंबल सीखे थे? एक इलेक्ट्रिक सिंबल सीखा था हम लोगों ने वायर जॉइंट का। ये वायर जॉइंट का इलेक्ट्रिक सिंबल सीखा था। ये वायर जॉइंट वाला अलग से इलेक्ट्रिक सिंबल्स में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सिंबल है। और एक हम लोगों ने सीखा था वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये वाला सिंबल, बीच में कप बनाया, मोड़ दिया और लाइन। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी इन दो वायर्स का आपस में कोई मतलब नहीं है, बस ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो सिंबल है, ये 2 एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली इनका इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज नहीं होता, इसलिए अलग से एग्जाम्स में ये बहुत पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सेल से कनेक्ट करके बैटरी बनाना सीखा था। तो बैटरी बनाने के लिए क्या होता है, आपने जैसे 4 सेल बना दिए, अब इन 4 सेल से आपको बैटरी बनानी है, तो क्या करोगे? बस नेगेटिव से अगले के पॉजिटिव को, नेगेटिव से अगले के पॉजिटिव को, नेगेटिव से अगले के पॉजिटिव को, ये आपका सेल्स को ज्वाइन करके बैटरी बन गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 सेल्स बैटरी, राइट। और हम लोगों ने क्या सीखा था? एक एमीटर सीखा था, जिसमें बैटरी की तरफ से जहां से करंट आ रहा हो वहां पे प्लस साइन, निकलते वक्त नेगेटिव साइन। वोल्टमीटर का सिंबल सीखा था, उसमें भी जहां पे करंट एंटर करता है प्लस साइन माइनस साइन।
एक मैंने एक्स्ट्रा गैल्वेनोमीटर का सिंबल बताया था आपको, और गैल्वेनोमीटर के सिंबल में मैंने क्या बताया था कि G लगाना है, प्लस माइनस नहीं लगाना। और गैल्वेनोमीटर का रोल क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू शो अस द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। दो चीजें शो करता है, कौन सा? प्रेजेंस ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। ये गैल्वेनोमीटर काम है। वोल्टमीटर कितना वोल्टेज है किसी रेजिस्टर के ऊपर या सर्किट के ऊपर, उसको कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। और ये वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। इनको आपका कनेक्शन करने का तरीका हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, राइट? अच्छा, इसके बाद हम लोगों का जो ओम्स लॉ है वो आता है अगला हम लोगों का टॉपिक। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपका एक रिलेशनशिप है V प्रोपोर्शनल टू I का, यानी वोल्टेज और करंट के बीच की प्रोपोर्शनैलिटी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? When the potential difference of a circuit is directly proportional to the current of the circuit, it is as per in accordance with Ohm's law. But the temperature should remain constant. टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज यूज्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? R is used as constant of proportionality. तो ओवरऑल रिलेशनशिप क्या बना? V equals to IR, यानी वोल्टेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और R इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और R होता क्या है? R होता है रेजिस्टेंस, ठीक है? और रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिफाइन किया था, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर एक डिवाइस की होती है, रेजिस्टेंस हर एक वायर की होती है, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में जो भी कुछ, एक स्विच भी है ना, उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस है। बट हम लोग रेजिस्टेंस को सिर्फ रेजिस्टर्स में पढ़ेंगे मेनली। एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा है जहां पे आपको एक बल्ब की रेजिस्टेंस दे दी गई है, तो आपको इससे पता चलता है कि डिवाइसेस की रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। अच्छा, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा कैसे बनाना होता है? V को हमेशा y एक्सिस पे लेना होता है, I को हमेशा x एक्सिस पे लेना होता है, और एक यूनिफॉर्म लाइन बना दी जाती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाती है। और दिस स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, ठीक है? ये स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर मान लो गलती से हम यहाँ पे I लिख जाते हैं और यहाँ पे V लिख जाते हैं और ये IV ग्राफ हो जाता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करने लगता है? ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने लगता है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, है ना? आधे ना जैसा सिंबल होता है सिग्मा, तो ये कंडक्टेंस को शो करने लग जाता है 1 अपॉन R का ग्राफ। अगर आपने I y एक्सिस पे ले लिया और V को x एक्सिस पे ले लिया, ठीक है? तो हम लोगों का आइडियल ग्राफ होता है ये। अगर हम ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल ग्राफ बनाते हैं तो प्रैक्टिकल ग्राफ में इतना स्मूथ नहीं बनता है। प्रैक्टिकल ग्राफ हम लोगों का थोड़ा सा कर्व ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। प्रैक्टिकली किसी भी सर्किट में अगर करंट ट्रैवल कर रहा है तो वो सर्किट रेजिस्टेंस की वजह से हीट होगा, और जब वो सर्किट हीट होगा तो टेम्परेचर चेंजेस के कारण रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो V प्रोपोर्शनल टू I एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये ओम्स लॉ के हमारे तीनों फैक्टर्स हो गए। ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने क्या चीज सीखी है? ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस सीखा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से हम लोग वीडियो 3 में बात करते हैं, ठीक है? वीडियो 3 बेटा रिवीजन क्लास और 1 to 4। अच्छा, हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में हम लोगों के 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से 4 फैक्टर्स वर्क करते थे? सबसे पहला फैक्टर वर्क करता था हम लोगों का R प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ कंडक्टर को। तो जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा, तार होगी, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगी। दूसरा क्या था हम लोगों का? R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता था? तार की मोटाई, है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता था? तार की मोटाई की तार जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, क्योंकि हम लोगों का मोटी और छोटी तार मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तीसरा फैक्टर हम लोगों का क्या था? तीसरा फैक्टर था हम लोगों का रो। रो सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ग्रीक सिंबल है, और इसको फैक्टर को बोलते क्या थे हम लोग? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या सिखाया था मैंने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली हर एक मटेरियल की एक फिक्स्ड होती है,
जिसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या याद रखना है कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी का सिंबल ओम मीटर रहता है। अच्छा, मैं रिवीजन में रेजिस्टेंस का सिंबल आपको ओम बताना भूल गया। रेजिस्टेंस का सिंबल आपका ओम होता है ना, OHM ओम, और इस सिंबल से बनता है। तो अगर मैंने 2 ओम का रेजिस्टर बोला तो इसका मतलब ये जो सिंबल बना है ये ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 ओम को डिफाइन किससे करते हैं हम लोग? 1 ओम को जरा डिफाइन भी कर लेता हूं। V इक्वल्स टू IR, जो अपना ओम्स लॉ पढ़ा था, फोर्थ रिलेशन, इसी से हम लोग ओम को डिफाइन करते हैं। तो 1 ओम इज दैट रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इज इन द सर्किट and the current flow is 1 ampere, then the resistance offered by the circuit is 1 ohm. ठीक है, तो V इक्वल्स टू IR वाले रिलेशन से हम 1 ओम को डिफाइन भी कर सकते हैं। यूनिट्स को डिफाइन करना बहुत आता है, हमेशा हर यूनिट की डेफिनेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कोई भी अगर मैं बोल रहा हूँ वर्ड कि ये इसका ऐसा यूनिट है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, सर आपने डेफिनेशन बताई कि नहीं, अपने दिमाग में रिवाइज करो, नहीं तो पूछो। अच्छा, तीसरा फैक्टर हमारा कौन सा हो गया? रेजिस्टिविटी, विच इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल की कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 2 एग्जाम्पल याद कर लिए तुमने, बहुत याद कर लिए, ठीक है। सिल्वर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और उससे थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टिविटी कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर देन कॉपर। क्यों? क्योंकि वो 0.62 और 0.6 में सिल्वर की थोड़ी सी रेजिस्टिविटी कम है, और सिल्वर की थोड़ी सी रेजिस्टिविटी कम है, जिस कारण से वो बेटर कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना अच्छा कंडक्टर होगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, दैट कंडक्टर बिकम्स अ बैड कंडक्टर, है ना। सेमी कंडक्टर बनेगा, फिर वो इंसुलेटर बन जाएगा। जब पावर 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर्स आने लग जाते हैं तो वो सब इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा हमारा फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बोलते, बट हम ये बोलते हैं इनिशियली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इनिशियली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। क्योंकि इनिशियली तो ये इफेक्ट बिल्कुल श्योर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में नहीं चलता। एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कहीं पर 5 डिग्री शुरुआत के बढ़ने में कुछ ज्यादा बढ़ गई रेजिस्टेंस, बाद के 5 डिग्री बढ़ने में उतनी नहीं बढ़ी। तो एक रेशियो कोई मेंटेन नहीं होता, बट हाँ शुरुआती दौर में रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर सर्किट का बढ़ाते हो। ये 4 फैक्टर्स हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहला हम लोगों ने R प्रोपोर्शनल टू L पढ़ा, दूसरा हमने R प्रोपोर्शनल टू 1/A पढ़ा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आ गया। अब इस R प्रोपोर्शनल टू L/A को एक प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे कौन आएगा? रो आएगा। तो रो बिकम्स द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारी फिफ्थ रिलेशन बनती है R इक्वल्स टू रो L/A। जो R प्रोपोर्शनल टू L/A का रिश्ता है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का काम करता है रो। तो R इक्वल्स टू रो L/A, ये हमारा फिफ्थ रिलेशन बन जाता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना एक बार और देख लो। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी माउथ उसकी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप होता है ये ज्यादातर पाई स्क्वायर ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितने भी कंडक्टर्स यूज करते हैं मोस्टली दोस कंडक्टर्स आर सिलेंड्रिकल इन नेचर। तो सिलेंड्रिकल कोई भी चीज होगी तो एक सिलेंडर का टोटल जो होता है वो लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पाई स्क्वायर ही पे निर्भर करता है। आपने वॉल्यूम ऑफ द वो पढ़ी थी ना सिलेंडर, पाई स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर उसका माउथ, एच उसकी क्या ली जाती थी? हाइट ली जाती थी। तो हम लोगों को वॉल्यूम के टर्म्स में ही सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें तुम्हें मान लो लेंथ को बीट करते करते तुमने लेंथ लंबी कर दी, तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया होगा। क्योंकि किसी चीज को लंबा करोगे तो पतली होती चली जाएगी। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना। जनरल फॉर्मूला तो यही है। जब अभी तुम पाई स्क्वायर एच लिख रहे थे तो एच आपकी लेंथ लिख दी और एरिया पाई स्क्वायर लिख दिया, तो पाई स्क्वायर एच ऐसे ही तो आता है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा पाई स्क्वायर इन जनरल हम ले सकते हैं। एक बार फिर से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। तो 1 ओम मीटर इज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इन विच द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ओके।